हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सविता एक ऐसी लड़की जिसने अपने पढ़ने लिखने के लिए 16 साल की उम्र में ही एक स्कूल में काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसके पिता की आय का कोई अच्छा साधन नहीं था। एक संयुक्त परिवार में रहने के कारण दादाजी की आय पर गुजारा हो रहा था। उसके दादाजी की एक छोटी सी किराना की दुकान थी, उसी से गुजर बसर हो रहा था। उसके पिताजी कुछ काम नहीं करते थे, या यूं कहे कि करना नहीं चाहते थे, शराब की लत के कारण। इसी कारण 12वीं के बाद दादाजी ने साफ कह दिया कि अब वो आगे नहीं पढ़ा पाएंगे। कॉलेज का खर्च वहन करने की क्षमता नहीं थी उनमें। मगर सविता की जान तो पढ़ाई में ही बसती थी। किताबें ही थी उसकी सबसे अच्छी दोस्त। उसने निर्णय लिया कि वो अपनी पढ़ाई प्राइवेट स्टूडेंट की तरह जारी रखेगी, खूब मेहनत करेगी। पर एक समस्या और थी, वो ये कि प्राइवेट फॉर्म भरने की फीस कहाँ से आएगी। तो उसने खुद नौकरी करने का सोचा, मगर छोटी सी उम्र, कच्ची अकल, नौकरी देगा कौन। पर उसका इरादा पक्का था। कुछ दिन धक्के खाने के बाद उसने एक छोटे से स्कूल में नर्सरी टीचर की जॉब मिल गई। 500 रुपया महीना वेतन निर्धारित हुआ। वेतन कम था, मगर उसकी पढ़ाई का खर्चा निकल सकता था, तो उसने हाँ कर दी। कड़ी मेहनत की उसने। हर एक महीने की कमाई का कुछ हिस्सा जमा करती और बाकी अपनी मम्मी को दे देती। इस तरह फॉर्म भरने और किताबें लेने के पैसे इकट्ठे हो गए उसके पास। अब उसने खूब मेहनत की और बीए फर्स्ट ईयर में फर्स्ट डिवीजन से पास होके दिखाया। घर वालों को भी अब उसकी मेहनत और काबिलियत पर यकीन हो गया था, तो उन्होंने भी साथ दिया उसका। मगर भाग्य ने पापा का साया छीन लिया उससे। पर उसकी मेहनत जारी रही। धीरे धीरे सैलरी बढ़ी और उसकी क्वालिफिकेशन भी। 5 साल बाद उसकी सैलरी 5000 रुपए हो गई। इस दौरान जो मेहनत की गई है, ये सिर्फ वही जानती है। अब वो शहर के एक बड़े स्कूल में अच्छी पोस्ट पर काम कर रही है। अब दादा दादी जल्द से जल्द उसकी शादी करना चाहते हैं, मगर वो तैयार नहीं। अभी उम्र ही क्या है उसकी, सिर्फ 21 साल। पर वो लोग कहाँ मानने वाले थे। शुरू हो गया लड़का देखने का कार्यक्रम। उसी साल वो संजय से मिली थी, अपने घर पर ही, जब वो शादी के लिए पसंद करने आए थे। और उसी दिन उन दोनों का रोका हो गया था घर वालों की मर्जी से। मगर सविता खुश नहीं थी, क्योंकि वो अभी शादी नहीं करना चाहती थी, आगे और पढ़ना चाहती थी। मगर बिना बाप की कहकर दादा दादी ने मजबूर कर दिया, अपना वास्ता देकर। माँ भी मजबूर थी, कुछ ना कर पाई। बहुत रोई थी सविता, पर फिर किस्मत के आगे घुटने टेक दिए। राम जी का फैसला समझ के मान लिया इस रिश्ते को। कुछ महीने बाद शादी हो गई दोनों की। उसने पूछा था संजय से कि वो उसे जॉब करने देंगे क्या। जवाब में हाँ सुनकर थोड़ा सुकून था उसे, और आगे पढ़ने की भी इजाजत दी थी संजय ने उसे शादी से पहले। मगर सब छल था। शादी के बाद मना कर दिया गया, ये कह के कि इतनी दूर आना जाना संभव नहीं हो पाएगा। ये सब कुछ दिन में ही स्पष्ट हो गया था उसे। जब सविता ने पहली बार ससुराल में कदम रखा, जो कि गांव में था। तब शहर में पली बड़ी सविता के लिए गांव में एडजस्ट करना आसान नहीं था, मगर फिर भी उसने पूरी कोशिश की थी। शादी के कुछ दिन बाद ही संजय सविता को घुमाने मनाली ले गया, हनीमून पर। मनाली में ही संजय ने सविता को बोल दिया कि उसे अब जल्दी ही एक संतान चाहिए, क्योंकि सविता के जेठ जी के पास सिर्फ एक लड़की थी, जो कि 8 साल की थी। और उसके बाद जेठानी जी को अब तक मां बनने का सुख दोबारा प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए संजय चाहता था कि उसकी मां की पोते की इच्छा वो लोग जल्दी से जल्दी पूरी कर दें। मगर सविता, जो कि अभी केवल 21 वर्ष की थी, इतनी जल्दी ये जिम्मेदारी नहीं चाहती थी। उसने संजय को बहुत समझाया, मगर वो नाराज हो गया और उसने अपनी उम्र का हवाला दिया, क्योंकि संजय सविता से बड़ा था उम्र में। सविता ने बात बढ़ती देख घुटने टेक दिए और मन ही मन मान लिया उसकी बातों को। 5 दिन बाद दोनों घर लौट आए। जब वो घर लौट रहे थे, तब सविता को पता चला कि गांव जाने के लिए कोई ऑटो या सवारी नहीं मिलती। बस एक खचाखच भरी बस मिलती है, जो कि हर 2 घंटे बाद चलती है। उससे पहले गांव पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। रेलवे स्टेशन के पास रहने वाली सविता के लिए जहां रिक्शा और ऑटो की कोई कमी नहीं होती, चाहे कहीं भी जाना हो। ये बात पचाना मुश्किल था, मगर फिर भी जैसे तैसे एडजस्ट कर लिया था उसने। दोनों अब घर पहुंच गए और अब शुरू हुई असली परीक्षा। संजय अगले दिन ही अपने ऑफिस के लिए निकल गए, जो कि शहर में था। अब घर में रह गए सविता, उसकी सास माया देवी और जेठानी सारिका।
जेठ जी भी शहर में ही एक फैक्ट्री में ऊंची पोस्ट पर थे, तो वो और संजय साथ ही जाते थे रोज। और जेठानी की बेटी रागिनी पास के कस्बे के स्कूल में पढ़ती थी, तो वो भी स्कूल चली गई थी। अब एक और झटके का समय था सविता के लिए, क्योंकि उसे पता चला कि गांव में बिजली सुबह जाती थी और देर शाम ही आती थी। मई का महीना, जलती गर्मी, उस पर ये सजा। कहाँ तो शहर के बड़े स्कूल में जॉब कर रही थी और सारा दिन डिपार्टमेंट में एसी का मजा लेती थी। सारा दिन काम में व्यस्त रहती थी और घर आकर टीवी देखना पसंद था उसे। और कहाँ अब ऐसा नीरस जीवन, जहाँ ना उसकी पसंद का काम है, ना उसके दोस्त, ना उसकी माँ, और ना ही अकेलापन दूर करने का कोई साधन। और उस पर सास का व्यवहार, हर चीज के लिए टोकना, पैसों को लेकर अधीर रखना। उसका पति भी सारी कमाई सास को दिया करता था, तो उसे जो चाहिए होता उसके लिए उनका मुंह देखना पड़ता और उनकी मर्जी के अनुसार काम। सविता हमेशा से जॉब करती थी, तो उसे आदत नहीं थी इन सब की। धीरे धीरे उसने सब जरूरत खत्म कर दी अपनी। जितना मिलता था इसी में खुश रहती, कभी कुछ नहीं मांगती, ना पैसे ना नए कपड़े। उसने बोरियत दूर करने के लिए ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू किया, ताकि समय भी बीत जाए और कुछ पैसे भी मिल जाए। मगर एक क्या, जितने भी पैसे मिलते सब उसकी सास ले लेती। झिझक की वजह से कुछ न कह पाई सविता। उसकी मम्मी ने भी कभी ऐसा नहीं किया था उसके साथ। यहाँ तक कि उसके घर से मिले पैसे, जो कि दादा दादी, मम्मी या चाचा चाची के द्वारा दिए गए होते, वो भी ले लेती थी। उसकी सास ने राखी पर मिले पैसे भी लेने चाहे, तब सविता ने बड़े आदर से मना कर दिया, ये कहकर कि ये भाइयों का प्यार है तो इसे मैं अपने पास ही रखूंगी। इस बात पर नाराज होकर सास ने उसकी शिकायत संजय से कर दी कि देख, इसने ना तो पैसे दिए और ना ही बताया किसने क्या दिया। आगे लेना देना तो मुझे ही करना है ना। और संजय ने खूब सुनाया था सविता को। फिर उसने जाकर सास को सारा ब्यौरा दिया कि किसने क्या दिया। इस पर भी पैसे ना मिलने पर नाराज रही सास, मगर फिर भी उसने एडजस्ट करने की बहुत कोशिश की। पर दिल में जो मलाल था वो धीरे धीरे डिप्रेशन बन गया था। और संजय भी उसकी समस्या नहीं समझ पा रहा था। उसका लगाव अपनी भतीजी से बहुत था। रागिनी भी उसके बिना ना खाती थी और ना सोती थी। वो रात को जब संजय घर आता तो वो उन दोनों के कमरे में ही सोने की जिद करती और वहीं सो जाती उनके बीच में। बाद में संजय उसे उठाकर दादी के पास सुलाता, कभी पूरी रात वो वहीं सोती उन दोनों के बीच में। कुछ दिन तक तो सविता सब सहती रही, मगर एक दिन रागिनी ने रात को सोते समय सविता को बहुत तंग किया। टांगे मार मार कर बदन दर्द कर दिया और सविता रात में ही पलंग से उठकर सोफे पर सो गई और सबको कह दिया कि वो अब इसे साथ में नहीं सुलाएगी। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, कहां से आती बच्चा संभालने की समझ। पर ससुराल वालों को कौन समझाएगा। और वो लड़की तो हर चीज में उसकी बराबरी करना चाहती थी। कोई समझाता भी नहीं था उसे और ना रोकता था। बहुत लाडली जो थी दादी की, मगर सविता से बर्दाश्त नहीं होता था, क्योंकि उसे हर वो चीज चाहिए थी जो चाची के पास थी। जब भी सविता और संजय साथ में कुछ पल बिताने के लिए बैठते, रागिनी उनके बीच में आकर बैठ जाती थी। मन ही मन कसमसा के रह जाती थी सविता। उसके गर्भवती होने के बावजूद उसका पति ऑफिस से आने के बाद उसकी सुध बाद में लेता था। सास के कमरे में पहले जाता था, उसके बाद रागिनी को सुलाकर उसके बाद सविता के पास आता था। खाना भी तभी खाते थे दोनों। खाना खाते ही संजय थक कर सो जाता था। सविता ना उसे अपने दिल की कुछ बता पाती थी और ना ही उसके पास समय था। खैर वो जैसे तैसे बिना कुछ बोले दिन काटने लगी और अकेलापन उसे काटने लगा। वो फोन पर भी ज्यादा बात नहीं कर सकती थी किसी से, क्योंकि उसकी सास सब जानकारी लेती, कौन था फोन पर, क्या कह रहा था, आदि आदि। शादी के 2 माह बाद ही उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। ये बात जानकर सब बहुत खुश हुए थे, मगर सविता ने बस किस्मत समझ के अपना लिया। वो अभी तैयार तो नहीं थी, फिर भी इसे राम जी की मर्जी मानकर अपना लिया। उसकी सास ने जैसे ही जाना कि सविता माँ बनने वाली है, उसने उसकी जेठानी सारिका को भी बच्चा होने के लिए इलाज शुरू कर दिया। अब दोनों की प्रेगनेंसी में 1 महीने का ही अंतर था। दोनों एक जैसी स्थिति में थी। ना जेठानी देवरानी की देखभाल कर सकती थी और ना देवरानी जेठानी की। काम की जरूरत समझकर सविता ने ट्यूशन पढ़ाना भी छोड़ दिया था। समय आने पर सविता ने सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। उस दिन पहली बार उसके दिल में माँ की ममता जागी। सब सो गए, मगर वो सारी रात बस अपनी बेटी को निहारते रही। अब वो नन्ही सी जान ही उसका सहारा थी। उसने महसूस किया कि उसकी सास जब भी बेटी को हाथ में लेती है,
उसका चेहरा चुन्नी से छिपा लेती थी। सविता को भी नहीं देखने देती थी चेहरा। ये सब देख के सविता उदास हो जाती और धीरे धीरे उसने अपनी बेटी को खुद से अलग ना करने का निर्णय लिया। अब वो सारा दिन ऐसे अपनी बेटी के पीछे बावरी हुई रहती जैसे कोई शेरनी अपने बच्चे के पीछे। उसकी सास के व्यवहार की वजह से वो पोस्ट डिलीवरी डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। उसकी सास बेटी की जरा सी तकलीफ का जिम्मेदार भी सिर्फ सविता को ही समझती थी और वो टूट जाती है सोचकर कि कैसे खुद एक माँ होके उस सविता को उसके ही बच्चे की तकलीफ का जिम्मेदार समझ सकती है। कभी पेट दर्द हो बेटी का तो कहती इसी ने कुछ उल्टा सीधा खाया होगा। बुखार हो जाए तो कहती इसी ने ठंडे पानी से नहाया होगा। एक दिन कहने लगी तू बेटी को अपना दूध ना पिलाया कर, अच्छा नहीं है इसके लिए, कमजोर कर रहा है इसे। ये सब सुनकर सविता सारा दिन उदास रहती, कभी मुस्कुरा तक ना पाती। बस जब बेटी पास होती तभी सुकून मिलता था उसको। उसने बहुत कोशिश की इन सब से बाहर आने की, मगर सब बेकार में। उसके दिल में डर बैठ गया था कि जैसे उसकी जॉब, पढ़ाई, उसकी आज़ादी, उसका मायका और यहाँ तक कि उसका पति उससे छीन लिया गया, ऐसे ही कहीं उसकी बेटी को भी ना छीन ले ये लोग। समय अपनी गति से चलता रहा। 1 महीने बाद सारिका ने बेटे को जन्म दिया। अब तो सास गदगद हो गई खुशी के मारे और जेठानी गर्व से फूल गई। पर सविता को अपनी गोद में बेटी होने का कोई मलाल नहीं था, बल्कि वो बहुत खुश थी कि राम जी ने उसे इस लायक समझा कि वो बेटी की माँ होने का गौरव पा सके। जेठानी को बेटा होने को लेकर किया गया व्यवहार उसे आहत कर जाता, मगर कुछ न कहती हो। बस थोड़ा दूर रहने लगी सबसे, अपने कमरे में बस अपनी बेटी के साथ। उसे बस अपना बच्चा अपने पास चाहिए था। और वो रागिनी की गलत आदतें जैसे ब्रश ना करना, नहाने को मना करना, बड़ों से गुस्सा करना आदि अपने बच्चे में नहीं आने देना चाहती थी और कुछ नहीं। फिर धीरे धीरे उसने अपने दायरे और सीमित कर दिए, क्योंकि बस वो घर में कलह नहीं चाहती थी। क्योंकि वो किसी भी बात के विरुद्ध बोलती तो सब उसे ही सुनाते, चाहे वो बात सही ही क्यों ना हो। उसने अपना हंसना, रोना, खाना पीना, खुशी गम सब अपनी लाडली में सहेज लिया, पर अपनी आदत ना बदल पाई हो। किसी को किसी के साथ बुरा बोलते ना देख पाती थी, इसलिए सास जेठानी की तू मैं में भी कूद पड़ती थी और अपना ही नुकसान कर बैठती थी। कला की सुई खुद ब खुद उसकी ओर मुड़ जाती थी। उसके ये सब सहन कर लेने का एक कारण और भी था, और वो था उसका पति। एक अच्छा नेक दिल इंसान, मगर एक साथ सबको खुश करने की कोशिश में लगे रहने के कारण वो अक्सर सविता की खुशी को नजरअंदाज कर देता था। पर कभी कभी उसका दर्द समझ लेना ही सविता को साहस दे जाता था। वो संजय को दुख नहीं देना चाहती थी, इसलिए सब सहन कर जाती। जिंदगी अपनी रफ्तार से बढ़ रही थी और सविता का डर और डिप्रेशन भी। जैसे जैसे बेटी बड़ी हो रही थी, वो अपनी माँ की तकलीफ का एहसास करने लगी थी। वो नन्ही सी परी अपनी माँ को रोता देखती तो उसके आंसू पोंछती, उसे गले से लगाती, एक माँ की तरह उसे गोद में लिटा के कहती, नहीं नहीं रोते नहीं, चुप मम्मी, चुप हो जाओ, मैं हूं ना यहाँ। ये सुन मुस्कुरा देती थी सविता। उसकी बातों से सविता को जीने की ताकत मिलती थी और सविता हमेशा यही सोचती कि वो क्यों हकदार नहीं है सास के प्यार की। सास हमेशा यही कहती, मेरे 5 बच्चे हैं, यानी संजय, सविता के जेठ जी रवि, जेठ के दोनों बच्चे और सविता की परी। इस लिस्ट में उसका और जेठानी का नाम कभी नहीं होता था। हालांकि जेठानी को अपने रुतबे के आगे ये बात फील नहीं होती थी, मगर सविता के दिल में चुभ जाती थी तीर की तरह। कभी कोई बीमार होता तो सास कहती, नजर उतार लो इसकी, पता नहीं किसकी नजर लगी है। घर में सबकी नजर उतारी जाती, खुद सविता ही उतारती, यहाँ तक कि जेठानी की भी। बस सविता की कभी नजर नहीं उतारी गई। बात है तो बहुत छोटी सी, मगर आहत कर जाती उसे कि ये भेदभाव क्यों। उसकी मम्मी ने भी कभी उसकी नजर ना उतारी थी, मगर उसके बाकी भाई बहन की भी ना उतारी थी। सास में माँ ढूंढती ढूंढती रोज हार रही थी वो। फिर एक दिन जून की छुट्टियों का समय था, रागिनी घर पर थी। सुबह देर से सो के उठी थी दादी की लाडली। सविता उस समय घर की सफाई कर रही थी तो झाड़ू लगा के पोछा लगाने लगी। तभी रागिनी ने कहा, पहले ढंग से झाड़ू तो लगा लो, पोछा बाद में लगाना। आजकल पता नहीं सही से काम क्यों नहीं करती है ये। 9 साल की लड़की से अपने लिए ऐसे शब्द सुन के गुस्सा आ गया सविता को और बोली, जिसे पसंद ना आ रहा हो खुद ही लगा लो। ऊपर से सास भी बोली सविता को गुस्से में देख के कि रागिनी कुछ ना कहा कर इसे, जब वो बुरा मान जाती है चाहे तू सही भी बोल रही हो। उसके बाद रागिनी परी को छेड़ने लगी और परी रो दी। तब सविता का गुस्सा और बढ़ गया।
अब उसे रोकने की कोशिश की तो रागिनी की हरकतें बढ़ती गई। तो गुस्से में उसने अपनी नन्ही परी को ही डांट दिया और उसकी सास इस पर बोली, अकड़ तो देखो इसकी, किस बात पर गुस्सा दिखा रही है, हुआ ही क्या है। इस पर सविता ने कहा कि ये गलत है कि हर बात में वो रागिनी की ही साइड ले। तब सास उसे सुनाने लगी बातें, कहने लगी, ये देखो इसकी जुबान, मुझे पता होता तू इतनी बुरी है तो लाना ही नहीं था तुझे, वहीं तेरी माँ के घर छोड़ देना था। ये सुन के गुस्से के आवेग में और दुख से हार के पागल हो गई थी सविता। उसकी सास उसकी बात न सुन रही थी न समझ रही थी। अपना सर पटक लिया उसने और कहने लगी, माफ करो मुझे, जो आप लोगों को कुछ कहा मैंने, शांति से जीने दो मुझे। वो पागलों की तरह अपना सर पटकती रही। उस दिन पहली बार उसने अपनी मम्मी को फोन किया और कहा, ले जाओ मुझे यहाँ से, नहीं तो मर जाऊंगी मैं, मुझे नहीं रहना यहाँ। उसकी मम्मी समझ ना पाई कि क्या हो गया। उन्होंने सविता की सास से बात की तो उन्होंने सारी गलती सविता की ही बताई, मगर वो जानती थी उनकी बेटी कभी ऐसे ही किसी बात पर गुस्सा नहीं करती। तो उन्होंने उसे कुछ दिन के लिए भेजने को कहा, मगर सास को ये बात बुरी लगी और फोन काट दिया उसने। इस घटना में उसे शारीरिक क्षति नहीं दी गई परंतु मानसिक क्षति दी गई। सविता की मम्मी ने फिर संजय को फोन किया और सब बताया। फिर संजय ने कहा कि वो सब ठीक कर देगा और वो सविता को लेने ना आए। सविता की मम्मी ने संजय की बात मान ली ताकि बेटी का घर ना टूटे। शाम को संजय ने घर आकर सारी बात संभाली मगर दिल की दरार नहीं भरती। संजय ने सविता को बोला कि उसे थोड़ा एडजस्ट करना होगा क्योंकि वो अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता और सविता को भी नहीं छोड़ सकता। सविता ने कोशिश की एडजस्ट करने की, वैसे भी वो एक बेटे को माँ से अलग नहीं करना चाहती थी। वो तो खुद ही वहां से जाने की बात कर रही थी। खैर वक्त आगे बढ़ा। सविता तानों का कड़वा घूंट पीकर वक्त बिताती रही। फिर काम के सिलसिले में सविता को परिवार के साथ शहर में शिफ्ट होना पड़ा। जेठ जेठानी सास बच्चे सभी शहर आके काफी खुश थे। शहर आके उसने अपनी बेटी का एडमिशन एक अच्छे से स्कूल में करवा दिया। स्कूल की प्रिंसिपल ने जब सविता की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में जाना तो उसे स्कूल में जॉब ऑफर की, जिसे सविता ने एक्सेप्ट कर लिया। वो तो चाहती ही थी हमेशा अपनी परी के साथ रहना, तो ये मौका कैसे छोड़ देती हो। इस फैसले ने काफी हद तक उसके डिप्रेशन और अकेलेपन को कम किया। वहां जाके बच्चों के बीच में वो अपनी परेशानियां व दुख भूल जाती थी और उस पर उसे कुछ नई सखियों का साथ मिल गया था जिनके साथ सुख दुख शेयर कर लेती थी वो, और अब उसे फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल गया था। इस नई दुनिया ने कुछ राहत तो दी उसे मगर पूरी तरह उसका दुख नहीं मिट पाया क्योंकि तानों का सिलसिला अब भी जारी था। अब सैलरी को लेकर भी चिकचिक हो जाती थी कभी। हालांकि वो अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा घर खर्च में दे देती थी जबकि सैलरी बहुत कम थी। इतनी कम सैलरी पर काम करने की वजह सिर्फ कलेश से भागना था और कुछ नहीं। खैर उसने नजरअंदाज करना शुरू किया ताकि उसका मन और ना दुखे, पर कुरेदने वाले कुरेद ही देते हैं जख्मों को। आज उसकी नन्ही परी का जन्मदिन था। 5 साल की हो गई है उसकी परी। आज खुश थी सविता अपने सब दुख ताने भूल के, मगर क्या करे जब किस्मत ही खराब हो। आज सास का मूड ठीक नहीं था। जब वो स्कूल से लौटी तो सास उखड़ी हुई सी लगी। उसने पूछा सब ठीक है ना, तो सबने कहा हाँ ठीक है। संजय भी घर पर थे। आज परी के बर्थडे की तैयारी के लिए वो भी कुछ उखड़ने से लगे तो वो समझ गई कि कुछ बात जरूर हुई है। उस बात का असर शाम को अच्छे से दिखा और रंग में भंग हो गया उसके लिए, पर वो अपनी बेटी के लिए हंसती रही और सब बात संभाली। अगले दिन उसने सास से इस बारे में पूछा तो बताया उसने कि माँ बेटे में कुछ बात हुई थी, मगर उसका घड़ा भी सविता के सर ही फूटा कि उसने भड़काया है संजय को। ये माओ को क्या हो जाता है, बेटे की शादी करती ही क्यों है? अगर बहू नहीं चाहिए होती, सिर्फ बच्चे चाहिए तो एडॉप्ट कर ले, क्यों किसी बेचारी की लाइफ बर्बाद करना। सविता रात दिन दुआ करती कि अगर भगवान उसको बेटा दे तो उसे एक अच्छी सास बनने का गुण भी साथ में दे ताकि कोई बेचारी उसकी वजह से रोए ना। भगवान की कृपा से एक दिन उसे पता चला कि वो दोबारा माँ बनने वाली है। सब बहुत खुश थे मगर सविता आशंकित और घबराई हुई सी थी। उसे डर था कि उसे वो सब झेलना होगा जो बेटी की टाइम झेला था। सास के ताने, उनके इल्जाम सोच सोच के घबरा रही थी वो। पर कुछ समय बाद उसने अपने मन को समझा के तैयार कर लिया, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक सविता को बहुत दर्द होने लगा। अभी तो प्रेगनेंसी की शुरुआत ही थी। वो समझ नहीं पाई इस दर्द का कारण। जल्दी से डॉक्टर के पास पहुंची चेकअप करवाने को। वहां डॉक्टर ने बताया कि बच्चे का विकास नहीं हो पा रहा है, इसलिए एबॉर्शन करना होगा।
अब तक वो भावनात्मक रूप से जुड़ चुकी थी तो दुख से घिर गई ये सुन के दवाई लेके घर पहुंची। थोड़ी देर बाद पड़ोस में रहने वाली भाभी उसका हाल पूछने आई तो सास बोली कोई नहीं, ये इससे निपट ले, फिर दोबारा प्लान हो जाएगा। सविता जो कि अभी एक दर्द से नहीं उभरी थी, ये सुन के मन महसूस कर रह गई, मगर क्या कुछ नहीं पाई। कैसे एक औरत दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ पाती, जाने क्या दुविधा है। इस दर्द और मानसिक पीड़ा से उबरने में कुछ वक्त लगा उसे, मगर हिम्मत नहीं हारी उसने। अब पूरी तरह से उसने अपना ध्यान अपनी बेटी में और अपनी जॉब पर लगा दिया। उसके काम से बहुत खुश थे ऑफिस में सभी। उसने जितना प्यार वहां पाया कहीं नहीं पा सकी। सभी टीचर्स बड़े प्यारे और केयरिंग थे। वे एक परिवार थे जो सुख दुख के साथी थे। 1 साल बाद भगवान ने उसकी गोद में एक नन्हा सा बेटा भी दे दिया, उसकी परी का भाई। अब उसने नौकरी छोड़ दी थी, मगर दोस्तों का साथ नहीं और पूरा ध्यान अपने दोनों बच्चों में लगा के जिंदगी को जीने की कोशिश करने लगी। अब वो समझ चुकी थी कि सास कभी मां नहीं बन सकती, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। अब वो खुद को तैयार कर रही थी दोबारा वो सब झेलने को जो एक बार वो झेल चुकी है, क्योंकि इंसान की आदतें कभी नहीं बदलती। कभी रो देती है ताने सुन के और कभी मुस्कुरा देती है अपने बच्चों की मुस्कान देख के। मगर अब वो जानती थी कि वो अगर जॉब करेगी, अपने पैरों पर खड़ी रहेगी तो खुद भी सशक्त रहेगी और बच्चों को भी मजबूत कर पाएगी। इसलिए उसने निर्णय लिया कि जब उसका बेटा बड़ा हो जाएगा तो वो दोबारा जॉब जरूर करेगी। ये सब सोचते हुए सविता मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे अब जीने के 2 सहारे मिल चुके थे जिनकी जिंदगी उसे संवारनी थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।